कहानी की शुरुआत हांगकांग की एक बिजी पोर्ट से होती है जहां ट्रेन्स कंटेनर्स को शिप्स पर लोड कर रही थी और अब यहां से कंटेनर्स टाइट सिक्योरिटी में अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे थे और इन्हीं कंटेनर्स में एक के अंदर पैसों के ढेर के साथ इवान मार्कस नाम का एक आदमी भी मौजूद था। कुछ सिक्योरिटी चेक्स के बाद वो कंटेनर से बाहर आ गया। असल में $1.5 मिलियन के साथ शिफ्ट किया गया था और नोटों की गिनती होने के बाद इवान को 3% का कमीशन मिलने वाला था, जो होगा लगभग 380 करोड़ रुपए। कुछ साल पहले हम इवान को एक बड़े होटल के सामने फरारी में आते हुए देखते हैं, लेकिन वो सिर्फ वेले पार्किंग का काम करता था और इसके बाद इवान बारिश में भीगता हुआ वापस घर आ जाता है, जहाँ इसकी माँ इसको देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी माँ को अपनी आज की कमाई दिखाता है। वो पैसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन साथ ही इसने कहा अपने पिता के साथ भी कभी बातचीत कर लिया करो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। इवान एक मिडिल क्लास परिवार का नौजवान था जो अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता था। एक वक्त था जब इवान अपने पिता को अपना हीरो मानता था और वो कभी भी इस दिन को नहीं भूल सकता जब वो अपने पिता के साथ एक शादी का बैंकेट हॉल खोलने के लिए लोन मांगने गया था। इनका बिजनेस शुरुआत में तो काफी अच्छा चला। इनका परिवार खूब नोट छाप रहा था, लेकिन फिर देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आने की वजह से इसके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और तब इसने ठान लिया कि वो कभी गरीबी में नहीं जिएगा। इवान के पिता अक्सर टीवी के सामने शिकायत करते रहते थे। इसके चलते इवान को उनसे चिढ़ होने लगी। कुछ करना धरना है नहीं, बस सारा दिन सरकार को गाली देनी है। इसी दौरान इवान वेले का काम करने लगा, लेकिन वो हमेशा किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था। अपने पिता से बिल्कुल उल्टा, वो सिस्टम से चिपक कर रहने में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन इसने अपने दोस्तों के साथ अपना बिजनेस प्लान शेयर किया, जिसमें वो एक बेकार सी फ्लैट को खरीद के इसको बढ़िया बनाकर बेचने वाला था, लेकिन इसके दोस्तों ने इस आइडिया में कोई दिलचस्पी नहीं समझी और साथ ही इनके पास लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। जिस पर इवान ने कहा, तो क्या हो गया, बैंक से लोन ले लेंगे। इसकी बातें सुनकर इसके दोस्त इस पर हंसने लग गए। अपने वेले की नौकरी पर इवान और इसके दोस्त ने मिस्टर लॉर्ड्स नाम के एक आदमी को देखा, जो कि मौजूदा सरकार में एक मंत्री था, लेकिन वो इस वक्त बहुत ज्यादा नशे में था। इवान ने सामने से इस आदमी को घर छोड़ने का ऑफर दिया, जिसके लिए वो आदमी तुरंत ही तैयार हो गया। इवान इस आदमी के ब्रीफ केस को खोलने के लिए बेताब था और खुशकिस्मती से इसे इस चीज के लिए काफी टाइम भी मिला। इस ब्रीफ केस के अंदर पैसों का ढेर देखकर वो हैरान रह गया और इसने तुरंत ही कुछ नोट निकाल लिए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग इसके घर पहुंचे तो इवान सीधा उस औरत से मिला जिसके लिए वो काम करता था। इवान का मानना था वो एक नशेड़ी से बेहतर काम कर सकता है, इसे फर्क नहीं पड़ता चाहे इनका बिजनेस जो मर्जी हो। और इसने बताया कि वो पीठ पीछे आपकी चोरी कर रहा था। पैसे तो इसने निकाल ही लिए थे, तो इसकी बात सच निकली। साथ मैरी को इवान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा और फिर इसने इवान को डिलीवरी के लिए 10,000 यूरोज ऑफर किए, जिससे इवान खुशी खुशी पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन इवान ने फ्रांसिस्को नाम के एक आदमी को घोड़ा डिलीवर किया, जिसने अपनी बेटी की बर्थडे के लिए इसे खरीदा था। सवाल करने पर इवान ने इसे बताया ये इसकी मैरी के लिए पहली डिलीवरी है। बातचीत के दौरान पता चला कि फ्रांसिस्को और इवान दोनों एक ही शहर से हैं। इसे फ्रांसिस्को की कहानी पता चली कि कैसे ये एक मामूली सी फोटो कॉपी शॉप में काम करता था, फिर धीरे धीरे कुछ बड़े लोगों से हाथ मिलाकर वो आज यहाँ तक पहुँच गया। अब इवान को फ्रांसिस्को से मैरी के लिए कैश का ब्रीफ केस डिलीवर करना था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। रास्ते में इवान को पुलिस ने रोक लिया और कुछ ही पलों में पुलिस केस में भरा कैश भी मिल गया। अब अपने आप को बचाने के लिए इवान ने झूठ कह दिया कि अभी अभी मैं घर बेच के आ रहा हूँ, ये पैसा इससे मिला मुझे, लेकिन पुलिस वालों ने इसके इस झूठ को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया और गुस्से में इन्होंने इसका सर गाड़ी पर मार दिया। अपने आप को मुसीबत में देखकर इवान ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं तुम्हारे बॉस को जानता हूँ, फोन करूँ, इसे बुलाऊं, जिसके बाद पुलिस वालों ने इसे छोड़ दिया। असल में ये पुलिस वाले मैरी के लिए ही काम करते थे और ये सब इसकी ही प्लानिंग थी ताकि वो इवान की वफादारी को परख सके। डिलीवरी हो जाने के बाद इवान इसके पैसों के साथ साथ बोनस भी मिला ताकि वो कुछ नए कपड़े खरीद ले। समय बीतता रहा और अब मैरी और इवान एक दूसरे के करीब आ गए। अगले दिन इवान की मुलाकात मैरी के पति फ्रांसिस से हुई, जो एक बहुत बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था और साथ ही इनका फॉरेन करेंसी ट्रैफिकिंग का भी बिजनेस था। इस दिन इवान का काम एक बेल्जियन कुरियर का था जो इवान ने पहुंचाना था। इवान अपनी कुरियर की नौकरी से बहुत खुश था। वो बढ़िया पैसे कमा रहा था और साथ ही महंगी गाड़ियां भी चलाता था। फ्रांसिस्को, जिसे लोग पाको के नाम से भी जानते थे, अपने बहुत ही अमीर क्लाइंट के काले पैसे को साफ करने का काम करता था और इसमें फ्रांसिस और मैरी इसकी मदद करते थे। वो इवान
इवान को कैश से भरे हुए ब्रीफ केसेस देता था जो इसे बेल्जियम पहुंचाने होते थे। एक दिन इवान लटेसिया से बात कर रहा था जब इसे पाको ने देख लिया। पाको इस बात से खुश नहीं हुआ। इसने इवान को लटेसिया से दूर रहने को कहा। कुछ दिन बाद इवान मैरी से मिला जहाँ इसने इसे बताया कि हमने एक दूसरे शहर में जेनीवा में नया अपार्टमेंट ढूंढ लिया है। और तभी इन दोनों की नजर एक अजीब से कपल पर पड़ी जिन्हें देखकर इवान कहने लगा इस बुद्धू ने कैसे पटा ली है लड़की। जिस पर मैरी ने जवाब दिया कि इसके ब्रीफ केस में जो है ना इससे सब कुछ हो सकता है। इवान अभी भी मैरी के साथ बिजनेस करना चाहता था क्योंकि अभी वो इस पूरे खेल के बारे में और सीखना चाहता है। इसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में पहुंचे जहाँ इनकी मुलाकात मिस्टर स्टूल से हुई। वो भी मैरी का एक बिजनेस पार्टनर था जिसने काले पैसे को साफ करने का बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ था और वो भी इसके लिए 3% ही कमीशन लेता था। कुछ देर बाद अपनी माँ से बात करते हुए इवान ने इस आदमी को टीवी पर देखा जिसकी वो सुंदर सी गर्लफ्रेंड थी। टीवी पर इवान ने इसकी पत्नी को भी देखा। वो समझ गया कि रेस्टोरेंट वाली लड़की इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है। इवान शांति से इसके वापस आने का इंतजार करता है ताकि इसके कमरे में कैमरा इंस्टॉल कर सके और इसे ब्लैकमेल कर सके। इस आदमी का नाम लॉयस था और इवान ने इसके कमरे में घुसने के लिए एक क्लीनर को थोड़े पैसे भी दिए, लेकिन बदकिस्मती से रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि यंग ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पर असल में तो यंग भी इतना ही हरामी था। इसको सिर्फ इवान के मुनाफा का एक हिस्सा चाहिए था। जिसके बाद यंग ने खुद कैमरा इंस्टॉल किया। इसके बाद जो वीडियो एविडेंस इन्हें मिला वो लॉयस को ब्लैकमेल करने के लिए काफी था। इवान को पूरा भरोसा हो गया कि यंग इसका बहुत बढ़िया पार्टनर बन सकता है क्योंकि वो ताकतवर होने के साथ साथ दिमाग भी बहुत उसका तेज है। काम खत्म होने के बाद इन दोनों ने मस्त पार्टी करते हुए रात बिताई। इसके बाद इवान ने मैरी से मिलकर इसे बताया कि वो काफी समय से इसकी माँ इससे मिलने की जिद कर रही है। मैरी ने तुरंत ही कह दिया भाई कोई बात नहीं, जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले लो, क्योंकि मैरी के ख्याल में परिवार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही इसने इवान को एक घड़ी भी तोहफे में दी क्योंकि उसका मानना था कि एक इंसान की घड़ी और जूते इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद इवान और यंग लॉयस से मिलने पहुंचे। उन्होंने इसे फुटेज दिखाकर कहा या तो पुलिस से बात करके अपनी इमेज खराब कर ले या फिर हमारे साथ मिलके काम कर ले। वो स्पेन से स्विट्जरलैंड तक पैसे ले जाना चाहते थे और साथ ही वो लॉयस के शहर में भी एक ब्रांच खोलना चाहते थे जिसके लिए इन्हें लॉयस की जरूरत थी। शुरुआत में तो लॉयस थोड़ा हिचक रहा था लेकिन मजबूरन इसे इनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। इसके बाद इनकी लॉयस से डील हुई कि वीडियो डिलीट करने के बदले में वो इन्हें सारे मेन बंदों से मिलवाएगा। शुरुआत में इवान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस की एक स्पेशल यूनिट इस इवेंट पर नजर रखे हुए थी और यहीं से हेड इंस्पेक्टर रॉय को भी इवान के बारे में पहली बार पता चला। जल्द ही लॉयस के स्पोर्ट और बैंकिंग के साथ इवान बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा और इनका बिजनेस कैसे काम करता है समझता चला गया। साथ ही लॉयस ने इवान को अपना खास बताते हुए और लोगों में इसका भरोसा भी बनवा दिया। इसके बाद इवान मैरी से मिला और इसे अपने नए बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन मैरी को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि फ्रांसिस्को इसकी इस हरकत से खुश नहीं होगा। इसे अच्छा नहीं लगेगा कि अब दो नए लड़के इसके क्लाइंट्स छीन रहे हैं, क्योंकि अगर इवान और यंग इनका काला पैसा साफ नहीं करेंगे तो फ्रांसिस्को करता है। लेकिन इवान का मानना था कि इस धंधे में सबके लिए काफी सारे पैसे हैं। साथ ही इसने वादा किया कि वो फ्रांसिस्को के क्लाइंट्स नहीं खींचेगा। रात साथ में बिताने के बाद इवान मैरी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन मैरी ने कहा वो क्रिसमस अपने परिवार के साथ ही मनाना चाहती। इवान अपने परिवार से मिलने आया तो बहुत सारे तोहफे लेके आया इनके लिए, लेकिन इसके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो 1% भी इसके काम के बारे में नहीं जानते थे। वो लगातार इवान से इसके काम के बारे में ही पूछने लगे। इवान ने ऐसे ही कह दिया कि कुछ बड़े लोगों के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, लेकिन इनकी ये बातचीत जल्द ही बहस में बदल गई। अपने पिता से लड़ाई करने के बाद इवान अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया और अब वो पुराने फ्लैट्स को खरीदकर नया बनाकर बेचने का काम ही कर रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने इवान का ही बिजनेस आइडिया चुरा लिया था, जैसे कि इवान ने इन्हें बताया था। इवान का बिजनेस फलता फूलता रहा। ऐसे ही एक मीटिंग के दौरान इसकी मुलाकात फ्रांसिस्को और लेटिसिया से हुई। फ्रांसिस्को इस बात से नाराज था कि इवान इसके क्लाइंट्स को अपनी तरफ कर रहा है और इसने इस बारे में इवान को चेतावनी भी दी, लेकिन जब इसके बाद भी इवान नहीं माना तो फ्रांसिस्को ने अपने कुछ आदमियों को इवान और यंग को सबक सिखाने के लिए भेजा। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि इसके इलाके में बिजनेस करने का इन्हें कोई हक नहीं है। इस हादसे के बाद भागने की बजाय इवान ने फ्रांसिस्को का सामना करने का फैसला किया। इसने इसे यकीन दिलाया कि फ्रांसिस्को की क्लाइंट्स को वो नहीं छेड़ेगा। साथ ही इसने फ्रांसिस्को को
कहा, सर देखो मैं आपके एरिया में काम कर रहा हूँ ना, आप प्रॉफिट का 30% ले लो। इसकी ये बात सुनकर फ्रांसिस्को बहुत ज्यादा खुश हो गया। इस दौरान इवान ने बहुत पैसे कमाए और इसी के चलते इसमें कुछ ज्यादा ही गरूर आ गया था। जब मैरी ने इसके बदलते बर्ताव के बारे में कुछ कहा तो वो गुस्सा हो गया। इसका मानना था कि जो सबसे ज्यादा पैसे लेकर आ रहा है इसकी इज्जत तो करनी पड़ेगी। खैर मैरी ने इससे ये भी बताया कि इसके पति को फ्रांसिस्को पर चल रही इन्वेस्टिगेशन के बारे में खबर मिली है, इसीलिए इसने इवान को सबसे दूर रहने को कहा। लेकिन इवान ने इसकी सलाह नहीं मानी और अपना बिजनेस और बढ़ाने का प्लान बनाया। कुछ दिन बाद इवान की नजर एक पार्टी के बाहर खड़े अंडर कवर पुलिस वालों पर पड़ी और इसने इनके पास जाकर कहा, अपने बॉस के पास ले चलो। वो पुलिस वाले इसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां इवान की मुलाकात इंस्पेक्टर मैनुअल राय से हुई, जो इस समय इंक्वायरी का इंचार्ज था। इवान ने कहा, मैं पुलिस की मदद करने को पूरी तरह तैयार हूँ और मेरा बॉस है फ्रांसिस्को, मैं तो सारे पैसे इसी को देता हूँ, इसके बारे में तुम्हें पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन इसके बदले में इसने अपने लिए पूरी सेफ्टी और प्रोटेक्शन की मांग की और इसने अपने प्रॉफिट का 30% फ्रांसिस्को को देने का वादा भी इसीलिए ही किया था ताकि वो बाद में इसे फंसवा सके। लेकिन अब इसे एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जिससे ये साबित हो सके कि इसने पुलिस को फ्रांसिस्को के बारे में नहीं बताया। इसलिए वो लटीसिया को पेरिस ले गया, जहाँ एक हफ्ते के लिए इसने लटीसिया को हर एक डिमांड पूरी की। लटीसिया के साथ प्यार का नाटक किया, इसलिए उसने प्यार का नाटक किया ताकि इस पर किसी को शक ना हो। वो कह सके कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गया हुआ था, मुझे क्या पता। खैर कुछ दिन बाद लटीसिया ने टीवी पर जब अपने पिता को जेल जाने की खबर सुनी तो वो तुरंत वापस आ गई। लेकिन इसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इवान ही इसके पिता की गिरफ्तारी का जिम्मेदार है। लेकिन जब इवान शहर में वापस आया तो लटीसिया ने इसे अजनबी लड़कियों के साथ सोते हुए पकड़ लिया, जिससे वो समझ गए कि इवान ने इसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया था। फ्रांसिस्को के जेल जाने के बाद इवान ने सबको कहा कि जब तक वो छूट कर नहीं आता तब तक इसके क्लाइंट मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन मैरी और इसके पति को ये बात सही नहीं लगी, क्योंकि पुलिस के पास फ्रांसिस्को की क्लाइंट्स की जानकारी हो गई थी और इनका काम करने के चक्कर में वो फंस सकता था। इवान ने इसकी बात मान ली और अभी के लिए अपना बिजनेस बंद कर दिया। इसलिए अपने सारे बचे हुए पैसे पार्टी करते हुए उड़ा दिए और जब पैसे खत्म हो गए तो इवान अपने घर वापस आ गया, जहाँ पहुंचकर इसे पता चला कि इसके पिता गुजर गए हैं और इसकी माँ को अब मदद की सख्त जरूरत थी। अपने घर पहुंचने के बाद वो नए बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचता रहा और आखिरकार इसे चाइनीज माफिया के बारे में पता चला। इवान ने याओ मंग के बारे में जानकारी ली। यहाँ से लोगों का काला पैसा चाइना तक पहुँच जाता था, लेकिन वो पुराने से पीटे तरीकों का इस्तेमाल करते और अक्सर पकड़े भी जाते। इसके बाद इवान मैरी से मिलने के लिए पहुंचा और इससे योमिंग के साथ डील करने के बारे में बातें करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि अब स्विट्जरलैंड में पैसा ले जाना या वहां से निकालना इम्पॉसिबल सा हो गया था। पर से इनके क्लाइंट्स कैश में पैसा मांगते थे। इवान के पास इसके लिए एक सोल्यूशन था। इसने कहा कि स्विट्जरलैंड में फंसे हुए पैसों को याओ के चाइनीज अकाउंट में भेज देते हैं और बदले में याओ हमें स्पेन में कैश दे देगा। दोनों ही पार्टियों को यह आइडिया बहुत पसंद आया और वो इसके लिए तैयार हो गए। इधर मैरी और इवान अपनी नई डील की खुशियां मना रहे थे कि तभी फ्रांसिस्को अचानक इनके टेबल पर पहुंच गया। लटीसिया को धोखा देने के बाद फ्रांसिस्को को पता चल गया था कि इवान ने ही इसके खिलाफ पुलिस को खबर दी थी और इसने जज को पैसा खिलाकर अपना केस डिसमिस करवा लिया और अब वो किसी भी हाल में इवान से बदला लेना चाहता था। साथ ही इन्हें भी ये पता चला कि इनके लिए काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्विस बैंक अकाउंट्स के लिस्ट लीक कर दी है। इवान और मैरी तुरंत समझ गए कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि इनके तो ज्यादातर क्लाइंट इस लिस्ट में थे। अब पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो उन्होंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से इनके चाइनीज क्लाइंट के कुछ आदमियों ने इन्हें आकर पकड़ लिया, जिसके बाद इन दोनों को यमन के पास ले जाया गया, जो कि खुद भी बहुत बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि पुलिस इसका भी पीछा कर रही थी और इनको लग रहा था कि इवान ने इसके बारे में पुलिस को बताया है और इसी चक्कर में वो इवान और मैरी को पकड़कर मारने ही वाले थे। तभी इवान ने जल्दी से एक प्लान बनाया, जिसके मुताबिक इसने वादा किया कि वो खुद इसके पैसे को मंजिल तक पहुंचाएगा। इसने भरोसा दिलाया कि वो कैश से भरे कंटेनर में खुद छुपकर स्पेन से हांगकांग तक सारे पैसे ट्रांसफर कर देगा। ये प्लान रिस्की जरूर था, लेकिन इकलौता ऐसा प्लान था जिसमें इवान बच सका था। साथ ही अगर इवान हांगकांग पहुंच गया तो याओ को यह डर भी नहीं होगा कि वो पुलिस वालों से बात कर सकता है। बयान के मुताबिक इवान बिल्कुल सही सलामत हांगकांग पहुंच गया और अब 3% मिलेंगे, ये सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। लेकिन अचानक से पुलिस वालों ने आकर इसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इसे वापस स्पेन भेज
भेज दिया गया और अब वो जानता था कि इसके लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है, इसे एक अच्छा सा लॉयर मिल जाए जो इसकी सजा कम करवा दे, क्योंकि सजा तो होनी ही थी, वो तो पक्की ही थी। लेकिन इसके वकील ने इसे बताया कि कम से कम 15 साल की जेल तो पक्की है भाई तुझे, जिस वजह से इवान ने पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं था। इसके बाद इवान को पता चला कि असल में मैरी ने अपनी जान बचाने के लिए पुलिस को इसके बारे में बताया था, जिस वजह से इसे हांगकांग में पकड़ लिया गया। इवान समझ सकता था कि इसने अपनी जान बचाने के लिए ही ऐसा किया और अगर शायद मैं भी इसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। बाद में याओमिंग भी पुलिस के हाथ लग गया। आखिर में इवान जेल जाने वाला होता है, जहाँ से आखिरकार इसे अपने पिता की बात ही सही लगती है और एक इंटरव्यू में वो कबूल करता है कि पैसे लोगों के सर चढ़ जाते हैं और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।